नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर की इस बिहार स्पेशल चर्चा में। बिहार स्पेशल चर्चा में आज हम चर्चा कर रहे हैं पटना के एक बेहद राजनीतिक घटनाक्रम की। चर्चा रांची की भी होगी, लेकिन शुरुआत पटना से। बिहार झारखंड की चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन पटना में दरअसल कल जो खेल हुआ है, उस खेल ने बिहार की राजनीति के तार को काफी हद तक हिलाकर रख दिया। कार्यक्रम गैर राजनीतिक था, लेकिन उसका असर राजनीतिक रूप से इतना बड़ा है कि पटना में एनडीए के अंदर भी खलबली है और इंडिया के अंदर भी तमाम तरह की चर्चाओं का और कयासों का बाजार गर्म हो गया। मौका था नीतीश कुमार के ऊपर लिखी गई किताब का, बिहार के गांधी नीतीश कुमार। किताब का नाम है, लेखक द्वय हैं जनता दल यूनाइटेड के नेता, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। नीतीश कुमार की भूजा पार्टी में भी इन आउट होते रहने वाले सदस्य। और दूसरे लेखक का नाम है संभवी चौधरी, जो उनकी बेटी है और चिराग पासवान की पार्टी से, लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद है। तो इस लेखक द्वय की लिखी किताब थी नीतीश कुमार के ऊपर, लेकिन न तो नीतीश कुमार थे और न ही लेखक अशोक चौधरी के अलावा इस कार्यक्रम में जनता दल यूनाइटेड के किसी प्रतिनिधि ने शिरकत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किताब हो, नीतीश कुमार ना हो और नीतीश कुमार की पार्टी के लोग ना हो, क्या मायने हैं इसके? तरह तरह की बातें इस पर चल रही है। चर्चा नंबर 1 कि नीतीश कुमार के द्वारा कथित तौर पर अपनी पार्टी की किसी भी नेता को इस कार्यक्रम में जाने से सख्त रूप से मना किया गया। मैं फिर कह रहा हूं, ये चर्चा, ऑथेंटिसिटी में नहीं जानता, क्योंकि मैं नीतीश कुमार का फोन सुनता नहीं हूं कि वो किसको क्या कह रहे हैं। चर्चा नंबर 2, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के करीब आने वाले हैं और उसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी से उनकी अपेक्षाएं ज्यादा है कि राजद जदयू में कोई गड़बड़ भविष्य में अब ना हो, जैसे पूर्व में 2 बार हो चुका है और गठबंधन टूट चुका है। तो तीसरी बार पंचायती और मध्यस्थता की कमान राहुल गांधी अपने हाथ में रखे। तो इस पे कहा जा रहा है कि दूसरी बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की तरफ से भी शर्त है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जाने वाले अशोक चौधरी को नीतीश कुमार अपनी कोर टीम से निकाल बाहर करें। तो ये तमाम तरह के कयास है कि आखिर नीतीश कुमार क्यों अशोक चौधरी से नाराज है और जेडीयू का कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं गया। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से या बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के बाई इलेक्शन की दूसरी सीट किसे जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा तो 21 अगस्त को यानी परसों नामांकन करने वाले हैं। और झारखंड में चंपई सोरेन के सहारे जो खेल खेलने की कोशिश है, क्या उसमें ईडी की भी कोई भूमिका है? तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एकदम चंदन टीका करके आप, और चश्मा एकदम लगाए हुए हैं इस ढंग से कि लग रहा है कि सीधे सीधे राजनीति की तमाम बिहार की गुत्थियों को सुलझा करके और उसके बाद तमाम तरह के पुराने उदाहरणों को पढ़ने के लिए आपने फाइल खंगाली है, तब आप हमारी चर्चा में आए। चश्मा जिस तरह से नाक पर आके रुक गया है बीच में, वो यही इशारा कर रहा है। खैर, चश्मा नाक पर आ गया, इससे लगता है कि व्यक्ति पढ़ाकू है। हम लोगों की तरह चश्मा अगर ऊपर ही लटका रहेगा तो लोग समझेंगे पढ़ने लिखने वाला नहीं। खैर, ये बताइए, अशोक चौधरी के किताब के विमोचन से, और वो किताब भी नीतीश कुमार पर, सम्राट चौधरी भी हैं तो बिहार के गवर्नर भी हैं, रामायण के राम अरुण गोविल भी हैं तो गायक उदित नारायण भी हैं, और भाजपा के तमाम नेता भी हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। जेडीयू से कोई क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं क्यों नहीं है? क्या है? 2 आशंकाएं, 2 चर्चाएं तो मैंने आपको इंट्रो में बता दी। क्या है ये पूरा खेल जी? सबसे पहले हमारी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं जी। हमारी बहन ऐसे ही सुरक्षित रहें, खुशहाल रहें, तरक्की करें, ये तमाम भाइयों की तरफ से बहन के लिए शुभकामना। आपने बिल्कुल सही कहा, राजनीति में संकेत का बहुत मायने होता है। और कल जो डेवलपमेंट हुई है, खासकर उस किताब विमोचन को लेकर, अब जिस व्यक्ति के नाम पे अशोक चौधरी जी ने किताब लिखा, जिस व्यक्ति को सेंट्रिक करते हुए वो किताब लिखा, वो व्यक्ति पटना में मौजूद हैं, स्वस्थ भी हैं, कोई ऐसा शेड्यूल भी नहीं था। और मेरे पास जो खबर है,
अशोक चौधरी ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर इस विमोचन कार्यक्रम में आने का निवेदन किया था और मुख्य अतिथि नीतीश कुमार ही थे। अब ऐसा क्या कारण हुआ जिसके कारण नीतीश कुमार नहीं आए? और मंचासीन लोगों की सूची में यदि आप देखेंगे तो तमाम बीजेपी के नेता हैं, कलाकार हैं, चर्चित रामायण सीरियल के भगवान राम यानी अरुण गोविल हैं, लेकिन जिनके नाम पे किताब लिखा गया है यानी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी मौजूदगी नहीं होना, तब जब वो अस्वस्थ हैं, पटना में है, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, कहीं न कहीं कुछ संकेत देते हैं। और अशोक चौधरी के बारे में आपको मालूम होगा कि अशोक चौधरी उन लोगों में शुमार होते हैं जो नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में जिन लोगों को गिना जाता है उसमें अशोक चौधरी भी है। लेकिन कई ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं लोकसभा चुनाव के दौरान या लोकसभा चुनाव से पहले, जिससे ऐसा कहा जाता है, जिससे चर्चा है कि नीतीश कुमार और अशोक चौधरी से नाराज हैं, क्योंकि यह भी चर्चा जोरों पे है कि जब उन्होंने अपनी पुत्री के लिए टिकट दिलाने में उनकी जो भूमिका थी, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, और दूसरी तरफ ये भी चर्चा है जब टिकट दिलाया तो नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। नीतीश कुमार को इस बात का जानकारी नहीं थी कि उनकी पुत्री लोजपा से संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, और संभावित प्रत्याशी क्या, बाद में उनको टिकट भी मिला जी। और आप लोग ये भी जानते हैं, दर्शक हमारे ये भी जानते हैं, क्योंकि न्यूज लॉन्चर के जो नियमित दर्शक हैं वो तो डेफिनेटली जानते होंगे कि अशोक चौधरी यदि नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं तो दूसरी तरफ भाजपा के भी बहुत करीबी रहे। अब भाजपा के करीबी नेताओं में यदि 4-5 नाम जेडीयू से लें तो उसमें अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं, संजय झा हैं। इधर ललन सिंह भी अपने आप को करीबी बताने का प्रयास कर रहे हैं, करीबी होने का एहसास भाजपा को गाए बगाए दिखाते रहते हैं। आप पार्लियामेंट में देखिए वक्फ बोर्ड वाले मामले में किस प्रकार से उन्होंने सरकार को डिफेंड किया है। और पटना में कार्यक्रम हो और जिस व्यक्ति के नाम पे किताब लिखा गया हो और वो व्यक्ति पटना में रहते हुए उस प्रोग्राम में न जाना, कहीं ना कहीं संकेत ये है कि सब कुछ जेडीयू में सम्मान्य नहीं है। जेडीयू में एक धारा को जो नीतीश कुमार के करीबी थे उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। नए खिलाड़ियों की एंट्री हो रही है, नए खिलाड़ियों का जो रोल है बढ़ाया जा रहा है, और ऐसे में मनीष वर्मा की एंट्री होती है। और मनीष वर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि चाहे वो राजनीतिक डिसीजन हो या सरकार से संबंधित डिसीजन हो, बिना मनीष वर्मा के फिल्टर किए हुए वो डिसीजन पे मोहर नहीं लगती है। आज आप देखेंगे इन दिनों यदि पटना के पत्रकारों से आप यदि बातचीत करेंगे अभिषेक जी, तो आपको ये जरूर बताएंगे, इस बात पे मोहर जरूर लगाएंगे कि तमाम ब्यूरोक्रेट से लेके नेता, मंत्री, विधायक मनीष वर्मा के दरबार में माथा जरूर टेकने जा रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जेडीयू में नए पावर सेंटर का उभार हुआ है और उसका नाम मनीष वर्मा है, और कुछ जो पुराने वफादार हैं उनसे नीतीश कुमार दूरी बनाते जा रहे हैं, चाहे वो नेता हो चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो। जी ऋषि जी, दो बातें चर्चा में, मैंने इंट्रो में भी बताया, मैं उस सवाल पर आपके पास फिर आ रहा हूं। नंबर 1 कि नीतीश कुमार की कोर टीम से अशोक चौधरी तभी बाहर हो चुके जब नीतीश कुमार को 2 खबरें मिली। पहला कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पार्टी की सब दुर्दशा करा देने वाले चिराग पासवान की पार्टी से उन्होंने अपनी बेटी को, अशोक चौधरी ने अपनी बेटी को चुनाव लड़ाया और सांसद बनाया। नंबर 2, उस चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाने की जो खबरें आई उससे भी नीतीश कुमार खफा हुए कि आखिर, कई लोगों से कहा जाता है, मैं अपुष्ट खबरों की पुष्टि नहीं करता लेकिन जो चर्चा सुनी है वो बता रहा हूं कि नीतीश कुमार किसी से कथित तौर पर कह रहे थे
कि अरे यहाँ तो ब्यूरोक्रेट के बारे में सुनते हैं कि ब्यूरोक्रेट बहुत भ्रष्ट है, पैसा कमा रहा है। ये सब कहां से इतना पैसा ले आया कि पानी की तरह बहा रहा है। और ये सारी घटनाएं नीतीश कुमार तक पहुंची तो इतना जरूर है, इस बात में जरूर सच्चाई है कि वह भूजा पार्टी से, कोर टीम से बाहर कर दिए गए हैं, नजरों में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा नंबर 2 ये है कि राहुल गांधी ने कथित तौर पर नीतीश कुमार और लालू यादव का एका कराने के लिए कोई शर्त रखी है, जिस शर्त के तहत अशोक चौधरी को नीतीश कुमार की कोर टीम से आउट करने की बात है। इन दोनों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए आपने जो सवाल किया है वो अपने आप में मेरे समझ से विरोधाभास है। या तो नीतीश कुमार नवीन पटनायक हो गए हैं, नीतीश कुमार जो डेवलपमेंट हो रहा है जेडीयू में या सरकार में या ब्यूरोक्रेट्स में जी, या जेडीयू के जो नेता हैं, मंत्री हैं या ब्यूरोक्रेट्स है जो इस प्रकार के खेल में इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल जिस प्रकार से कई ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं, हर रोज आप देख रहे हैं कि एक न एक पुल गिर रहा है जी। छवि किसकी खराब हो रही है? सुशासन बाबू नीतीश कुमार की। तो मेरा सवाल है कि इस प्रकार का डेवलपमेंट चाहे नेता या मंत्री या ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं और इसका संज्ञान नीतीश कुमार को नहीं है, तो क्या नीतीश कुमार दूसरे नवीन पटनायक साबित होंगे आने वाले दिनों में? नंबर 2, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार नवीन पटनायक, हालांकि नीतीश कुमार बीमार हैं ऐसी खबर है, क्या सच्चाई है ये मैं नहीं जानता। अभी तो स्वस्थ दिख रहे हैं। लेकिन 2-3 जो डेवलपमेंट हुए हैं उससे मुझे लगता है कि नीतीश कुमार नवीन पटनायक वाली स्थिति नीतीश कुमार की नहीं है। नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा की एंट्री कराई है, संजीव हंस के बारे में जैसे जानकारी मिला उस पर कार्रवाई हुआ जी। अशोक चौधरी या महसर हजारी ने जिस प्रकार से पार्टी की स्थिति लोकसभा चुनाव में खराब की, आप समझ सकते हैं कि दोनों महत्वपूर्ण मंत्री के पुत्र और जो पुत्री हैं आमने सामने थी, वो भी अलग अलग गठबंधन से। तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को इस बात का संज्ञान नहीं है और नीतीश कुमार बहुत ही चतुर नेता है। वो धीरे धीरे कोई बहुत से ऐसे खिलाड़ी होते हैं कि एक झटके में निकाल दिए, नीतीश कुमार जो है धीरे धीरे एक्शन लेने में विश्वास करते हैं। जैसे जो मतलब एक कहावत है, थोड़ा बुरा लग सकता है, मैंने इसको गलत ढंग में मत देखिए। सांप जैसे मेढक को धीरे धीरे मतलब निगलने का प्रयास करता है, उसी तरह नीतीश कुमार एकाएक कोई एक्शन लेने में विश्वास नहीं करते हैं, धीरे धीरे। देखिए नीतीश कुमार जब किसी से संबंध खराब होता है तो वो ऐसा हाव भाव अपना बना लेते हैं, उससे ये देखिए मैं आपको थोड़ा पिछले चलता हूँ। आरसीपी सिंह कितने करीबी थे नीतीश कुमार के। जब आरसीपी सिंह से जब संबंध विच्छेद हुए तो आपको याद होगा शायद नीतीश कुमार के जो बॉडीगार्ड है रिटायर हो गए, उन्हीं के बेटा या बेटी की शादी थी या फलाने तिलक का कोई कार्यक्रम था, हरिंदर सिंह के बेटे के रिसेप्शन में उस प्रोग्राम में आरसीपी सिंह भी पहुंचे थे, नीतीश कुमार साथ संजय झा और अशोक चौधरी के साथ पहुंचे थे या विजय चौधरी थे, तीनों में से कोई थे जी। बातचीत तक नहीं हुई आरसीपी सिंह से नीतीश कुमार की। मेरे पास तो जानकारी है उस फंक्शन की, ऋषि जी मेरे पास जो जानकारी है उस फंक्शन की, वहां मौजूद एक चश्मदीद ने मुझे बताया कि आरसीपी सिंह जब नीतीश कुमार के पास पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया, दुआ सलाम हुई, तो नीतीश कुमार ने सिर्फ इतना कहा, अच्छा तो आप भी आए हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, तो अच्छा आप भी आए। तो देखिए तो हाव भाव से नीतीश कुमार बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर देते हैं कि आप इस नेता से जो इनके जो संबंध हैं अब अच्छे नहीं है। और कल जो डेवलपमेंट हुआ है पटना में किताब विमोचन वाले एपिसोड में, उससे कहीं ना कहीं ये हाव भाव रिफ्लेक्ट होता है कि नीतीश कुमार के जितने करीबी अशोक चौधरी थे, और अशोक चौधरी उस किताब के लेखक भी हैं, राइटर हैं, जिस पे लिखा गया है वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके बहुत करीबी हैं, और उनकी मौजूदगी नहीं होना कहीं ना कहीं कुछ बयां करता है। दर्शक कुछ समझदार है, इस चीज को समझ गए हो। एक चीज बताइए, राहुल गांधी और अशोक चौधरी, इन दोनों के बीच इतनी लंबी गांठ क्यों पड़ी हुई है, जिस वजह से
नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच संबंधों में प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है अशोक चौधरी कि अगर फिर से महाराष्ट्र चुनाव के बाद नए राजनीतिक गठबंधन की जो बुनियाद डाली जा रही है, पूरे देश को पता है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद किस तरह के राजनीतिक खेल को होना है आने। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की भूमिका सभी जानते हैं, एकनाथ शिंदे के सांसद कहां जाएंगे सभी जानते हैं। उसमें एक अशोक चौधरी एक गले की हड्डी बताए जाते हैं, राजनीतिक रूप से गले की हड्डी। आखिर पूरी बिहार के कांग्रेस से मैंने सुना कि बिहार के कांग्रेसियों से लड़कर राहुल गांधी ने उनको अध्यक्ष बनाया और इन मौके पर ये झोला उठाकर चल दिए थे कांग्रेस से। रात ठनी हुई है और इस पूरे घटनाक्रम को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्या इस पर क्या मानना है आपका? आपको याद होगा महावीर चौधरी और राजू सिंह का कितना बेहतर संबंध था, कितना बेहतर कोऑर्डिनेशन था, पारिवारिक एक तरह से पारिवारिक संबंध थे। कैसे राजू सिंह की जान चली गई थी जी। और राजू सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता रहा है कि राजू सिंह संबंध निभाना जानते थे और महावीर सिंह जो इनके पिता महावीर चौधरी थे उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते थे राजनीति में। आज जो महावीर चौधरी उस जमाने में राजनीति में बहुत कुछ हासिल किए, उसमें राजू सिंह का बड़ा योगदान था। लेकिन अशोक चौधरी से किस प्रकार से संबंध विच्छेद हुए, तो अशोक चौधरी या उनके परिवार जो हैं रिलेशन निभाने में मुझे लगता है कि उतने वफादार नहीं है जितना होना चाहिए। आपको याद होगा दूसरा वाकया मैं बताऊं, महावीर चौधरी जी का देहांत हो जाता है और सोनिया गांधी पटना एयरपोर्ट पर उतरती हैं और एयरपोर्ट से सीधे महावीर चौधरी के घर जाती हैं उनको श्रद्धांजलि देने। तो आप समझ सकते हैं कि महावीर चौधरी और गांधी परिवार का कितना बेहतर रिलेशन रहा है। मुझे याद है मैं उस समय बहुत छोटा था जब इनको कारा मंत्री बनाया गया था अशोक चौधरी को राबड़ी देवी के कैबिनेट में। बहुत कम उम्र के मंत्री हुआ करते थे। कांग्रेस ने इनको बाद में प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस ने क्या नहीं दिया, तो क्या राहुल गांधी को इस बात की तकलीफ नहीं होगी कि जिस परिवार जिस व्यक्ति को पार्टी ने सब कुछ दिया, जब पार्टी को उनकी जरूरत थी तो पार्टी छोड़कर नहीं कहिए पार्टी तोड़कर आप जेडीयू में शामिल हो गए, तो क्या ऐसे व्यक्ति को राहुल गांधी पसंद करेंगे? और मैं एक बात बता दूं आपको, आप हमसे बेहतर कांग्रेस को समझते हैं, लेकिन एक चीज बता दूं आपको, राहुल गांधी उन लोगों से हेट करते हैं जो पार्टी से कहीं ना कहीं गद्दारी किया हो, ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते हो। देखिए ऋषि जी, मैं एक बात बता दूं, व्यक्तिगत तौर पर ऋषि जी एक बात मैं बता दूं, व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी ने मुझसे महाराष्ट्र की कांग्रेस के एक नेता के बारे में चर्चा की, वो पार्टी छोड़कर गए, लेकिन कहा कि उनके लिए मेरा पूरा सम्मान है। इसलिए सम्मान है कि वो यहाँ आकर रो दिए थे, परिस्थितियां ऐसी थी कि उनका दूसरा रास्ता जेल हो सकता था, यानी ईडी उनके ऊपर जा सकती थी और नाम ले लीजिए ना, रोते हुए गए और जाने के बाद पार्टी को शिकायत नहीं की उन्होंने। नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं अशोक चौहान आदर्श सोसाइटी घोटाले में अशोक चौहान का नाम आया था और किस प्रकार से उनको फ्रेम किया गया था। आज वही अशोक चौहान जो है भाजपा के लिए ईमानदार के प्रतिमूर्ति बन चुके हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनके बारे में राहुल गांधी ने खुद मुझसे कहा कि वो पार्टी जरूर छोड़े, लेकिन ये एक बार भी नहीं कहा कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए पार्टी नहीं छोड़ी, या पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस के बारे में कुछ अपशब्द नहीं निकाले। इस बात के लिए उन्होंने कहा, मैं जिनकी बात कर रहा हूं, अब आप अशोक चौहान कह रहे हैं, मैं दूसरी राहुल गांधी के देखिए, गांधी परिवार या राहुल गांधी, आपको याद होगा पीएन हस्कर का कितना महत्वपूर्ण रोल हुआ करता था गांधी परिवार में। पीएन हस्कर पे सोनिया गांधी इतनी विश्वास करती थी, जब पंडित शंकर दयाल शर्मा को प्रधानमंत्री बनाने का चर्चा चला, प्रधानमंत्री नहीं, पीएन हस्कर को सोनिया गांधी अपने आवास पे बुलाती हैं और पूछती हैं कि इस राजनीतिक हालात में किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो पीएन हस्कर साहब शंकर दयाल शर्मा का नाम नरसिम्हा राव जिस समय बने थे तब की बात है जी। शंकर दयाल शर्मा उम्र का हवाला देते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री एक ऐसा महत्वपूर्ण पद है जिसमें सक्रिय रहना बहुत जरूरी है, उम्र के हवाला देते हुए सोनिया गांधी से वो विनम्रता पूर्वक
इस ऑफर को ठुकरा देते हैं, उसके बाद ही नरसिम्हा राव का नाम आता है। और नरसिम्हा राव उस समय एक तरह से राजनीतिक रूप से संन्यास की तरफ वो जा रहे थे। अब ऋषि जी, आपने एक किस्सा सुना दिया, तो अशोक चौधरी वाली बात पर मैं एक किस्सा सुना देता हूं। आज सुबह एक ब्यूरोक्रेट ने मुझे बताया, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है बिहार के, उन्होंने मुझे बताया कि लालू चालीसा नाम से एक किताब लिखी गई थी। तो शायद वही लेखक थे या कोई और लेखक थे, वो रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, अब रिटायर हो गए। सुबह मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि नीतीश चालीसा उन्होंने लिखी, नीतीश के मुख्यमंत्री बनने के 1.5-2 साल बाद, 2007 की बात है शायद। और वो नीतीश चालीसा की कॉपी लेकर जब सीएम सचिवालय या सीएम हाउस पहुंच गए, तो ब्यूरोक्रेट ने खातिरदारी में कमी नहीं की, उनको बुला के दफ्तर में बिठाया कि आइए आइए बैठिए, मुख्यमंत्री जैसे फ्री होते हैं आपकी मुलाकात करा। उनको तब तक चाय नाश्ता कराया गया। नीतीश चालीसा लिखने वाले को अंदर जाकर किसी अंडर सेक्रेटरी ने, जैसा उन्होंने मुझे बताया है वो मैं आपको बता रहा हूं, अंदर जाकर किसी अंडर सेक्रेटरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया कि एक आए हैं, अमुक व्यक्ति है, उन्होंने नीतीश चालीसा लिखी। उसके बाद उस अंडर सेक्रेटरी पर इतने गर्म हुए नीतीश कुमार कि क्या तमाशा बना रखा है, कि चालीसा लिखने वाला कौन है, क्यों बुला लिया, भगाओ जल्दी यहां से, ये क्या ड्रामा बना रखा है। तो इस तरह की बातें कही गई। तो नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने बताया कि देखिए, भारत में कोई ऐसा राजनेता नहीं है जो चापलूस पसंद नहीं हो, ये एक साफ बात है। कोई ऐसा राजनेता नहीं है जिसको कि चापलूसी पसंद नहीं है। ये लालू यादव, नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी की ही बात नहीं है। नीतीश कुमार के अंदर क्या है कि आप नीतीश कुमार को जाकर के कहिए, जो उनकी चापलूसी करने वाले लोग हैं, जैसा उन्होंने मुझे बताया कि उनको जाकर के कहिए कि देखिए सर, आपका ये मॉडल है, आपका स्कूल ड्रेस वाला मॉडल, उसको अमुक दूसरे राज्य ने अपना लिया है, मध्य प्रदेश ने या किसी और ने, और उनकी टीम यहाँ आ रही है सर्वे करने, तो वो इस तरह की चापलूसी पसंद करते हैं, जैसा उन्होंने मुझे बताया रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ने। लेकिन कोई चालीसा लिखे, किताब लिखे, इस तरह की चापलूसी करने वाले को नीतीश कुमार, जो स्कोर बढ़ाना चाहता है, उसको काफी पीछे धकेल देते हैं। क्या अशोक चौधरी के मामले में कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो नजदीकी बनाना चाहते हैं, कहीं और दूर ना हो जाए? हो सकता है। देखिए, नीतीश कुमार चालाक नेता है, हालांकि चापलूसी ऐसा चीज है, कितना भी आप चालाक हो, यदि चापलूस जो है बहुत बेहतर चापलूसी का आपके सामने कर दे, तो आपके भी जो जितने चाणक्य नीति है सब फेल हो जाते हैं। क्योंकि मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ इस चीज का। हमारे एक मित्र हैं, बहुत बड़े पॉलिटिकल स्टेट मतलब उसको क्या कहते हैं, चुनावी विशेषज्ञ हैं अभी। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को लेकर एक किताब लिखा और प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की। जी। उनके बारे में बता दूं, मुंबई पुलिस कमिश्नर के घर के आगे वो साइकिल से रिपोर्टिंग कर रहे थे, अब नाम नहीं बताऊंगा। अब अभी इन दिनों भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बन बैठे हैं। तो चापलूसी का भी एक अपना अंदाज होता है, चाहे आप किताब लिख के चापलूसी कर लें, या हनुमान चालीसा या कोई चालीसा लिख के चापलूसी कर लें। आप चापलूसों को तो स्थान मिल ही जाता है। आप देखिए, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है। एक और हमारे मित्र हैं जो वो बाबा योगी आदित्यनाथ के चापलूस हैं, वो इंडिया में किताब लिखते हैं, विमोचन इंग्लैंड में करवाते हैं। आप चैनल उनको एज ए योगी एक्सपर्ट के रूप में बुलाते हैं, योगी समर्थक के रूप में बुलाते हैं। भाई, उन्होंने इंडिया में ही किताब का विमोचन नहीं कराया, इंग्लैंड में भी कराया। विदेश की धरती पे योगी आदित्यनाथ के प्रशंसा में उन्होंने किताब लिखा और किताब का विमोचन जो है इंग्लैंड में करवाया। तो ऐसे चापलूसों से दुनिया भरी है, लेकिन आपको फिल्टर करना है कि ये चापलूसी अपने हित के लिए कर रहे हैं या किस फायदे के लिए कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार तो समझदार नेता है, पब्लिक डोमेन में रहने वाले नेता है, तेज तरार नेता है, जानते हैं कि ऐसे नेताओं का भरमार है। लेकिन चापलूसी एक ऐसा दवा है कि अच्छे को वो चित कर देती है, ऐसे अच्छे को कंफ्यूज कर देती है कि आदमी सही है या गलत। जी। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को फिल्टर करना आता। आप देखिए, एक एग्जांपल दूं, हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, उसको चापलूसी से जोड़कर मत देखिएगा प्लीज, मैं लेके एक एग्जांपल दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं 140 करोड़ देशवासियों को, कि हम नरेंद्र मोदी जो है प्रधान सेवक है, और अमित शाह और राजनाथ सिंह मध्यम सेवक है, जेपी नड्डा मध्यम सेवक है। तो मतलब सेवक मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री आपके घर के आगे लाठी लेके खड़े हैं सेवा करने के लिए,
कि चौकीदार आपके घर के आए, चौकीदारी खड़े हैं। आम आदमी एक प्रधानमंत्री से मिलना चाहेगा तो क्या मिल पाएगा? हम आप प्रधानमंत्री से मिलना चाहेंगे तो आसानी से प्रधानमंत्री से मुलाकात हो जाएगी अभिषेक जी? नहीं ऋषि जी, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं उस पे आ रहा हूं। श्याम रजक अनुसूचित जाति से आने वाले बिहार के एक बड़े नेता हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कट्टर समर्थकों में गिने जाते रहे। कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक वो पैदल यात्रा करने वाले थे उनके साथ। जेडीयू में भी रहे हैं, आरजेडी में भी रहे हैं, जनता दल में भी रहे हैं, अविभाजित जनता दल में। जेडीयू छोड़कर आरजेडी में गए थे। चर्चा है कि आने वाले कुछ दिनों में एक बार फिर वो तेजस्वी यादव और लालू यादव का दामन छोड़कर नीतीश कुमार का दामन थामने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है श्याम रजक की इस पॉलिटिक्स के पीछे? देखिए, श्याम रजक हो, चाहे वो रामकृपाल यादव हो, चाहे वो अशोक अखिल चौधरी हो, भारतीय धोबी महासंघ कोई है, उसके वो अध्यक्ष भी है। अरे श्याम रजक बहुत पुराने नेता है, मैं जानता हूं। अब बेचारे, देखिए उनकी भी मजबूरी है, उनको राजद में जो एक स्थान मिलना चाहिए, पुराने नेता रहे हैं, फुलवारी शरीफ से कई बार शायद विधायक भी रहे जी। अब जो उनको इम्पोर्टेंस पार्टी में मिलना चाहिए नहीं मिल रहा होगा। देख रहे होंगे राजद में उनसे जो जूनियर नेता, उनको बुरा नहीं लगता होगा, उनको बुरा नहीं लगता होगा कि आज 4-5 जुम्मे 4 दिन हुए हैं आए हुए संजय यादव को राज्यसभा भेज दिया, जुम्मे आए हुए मनोज झा को लगातार दूसरी बार राज्यसभा भेज दिया। और श्याम रजक तो बहुत पुराने नेता हैं और लोकप्रिय नेता है। नहीं भेजा जा रहा है, विधान परिषद भी नहीं भेजा गया, उनके स्थान पे एक महिला को भेज दिया गया। तो ये हर आदमी को ये अपना अधिकार है कि यदि जहां सम्मान नहीं मिल रहा है तो नए स्थान, नए पार्टी में जाने का अधिकार है। लेकिन ऐसे नेताओं के आने जाने से किसी पार्टी के सेहत पे असर नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग अति महत्वाकांक्षी लोग हैं। तो श्याम रजक हो सकता है नीतीश कुमार के पुराने वफादारों में से रहे हो। नीतीश कुमार के एक जमाने में नीतीश कुमार के पुराने वफादार, जैसे आज अशोक चौधरी या विजय चौधरी का बर्खास्त रहा है मुख्यमंत्री सचिवालय में या मुख्यमंत्री आवास में, उसी तरह एक जमाने में श्याम रजक का हुआ करता था। और श्याम रजक आज के नहीं, बहुत पुराने नेता। श्याम रजक उन नेताओं में से है, जैसे बिहार में श्याम रजक हो गए, राजस्थान में राजेंद्र राठौड़ हो गए, ये सब पुराने समाजवादी नेता हैं। हालांकि अभी राजेंद्र राठौड़ बीजेपी में है, लेकिन सब पुराने समाजवादी नेता हैं। तो ये निश्चित ही एक बड़ा झटका तो होगा ही राजद के लिए, सांकेतिक रूप से बड़ा झटका तो होगा ही श्याम रजक यदि पार्टी छोड़ते हैं तो। जी, मतलब महादलित के अपने समुदाय के तो सबसे बड़े नेता है धोबी समाज के बिहार में। अगर श्याम रजक जेडीयू में आते हैं, क्या लगता है जनता दल यूनाइटेड को राजनीतिक तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, सिर्फ समाज से आने के से फायदा नहीं होता, आप समाज के लिए कितने सक्रिय हैं। जी, जैसे हमारे चिराग पासवान हैं, आज जो पासवान समाज उनके साथ गुलबंद है, ये उनकी मेहनत नहीं है, उनके पिता की मेहनत। जी, जो उनके पिता ने मेहनत किया अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। और एक बात तो रामविलास पासवान की प्रशंसा करनी होगी आपको, जिस विभाग में रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने उस विभाग से बहुत कुछ किया है। हाजीपुर कितना छोटा सा जगह हुआ करता था, उसको क्या से क्या बना दिया रामविलास पासवान ने। रामाशीष चौक का एक छोटा सा कस्बा दिखता था हाजीपुर। बिल्कुल। तो उनके मेहनत, उनके लगाए हुए पेड़ों का फल खा रहे हैं कौन? चिराग पासवान। देखिए, मैं आज भी कहता हूं, पारू में जो घटना हुआ है महादलित की बच्ची के साथ, जिस प्रकार से रेप हुआ है, सॉरी मतलब दुराचार और ये हुआ है, चिराग पासवान को नहीं जाना चाहिए था। पप्पू यादव पहुंच गए, जिनका उस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। और पप्पू यादव ने 50,000 कैश और 3.5 लाख या 4 लाख जो है उस बच्ची के परिवार के नाम से बैंक में जमा करने की उन्होंने बात कही है, लेकिन चिराग पासवान नहीं गए। तो ये समझने की जरूरत है। हालांकि उनके पार्टी के जो सांसद हैं, हम लोगों के प्रोग्राम के बाद, हम लोगों के दबाव बनाने के बाद वो गई हैं 15 अगस्त या 15 या 16 अगस्त को गई। श्याम रजक तो जेडीयू में आ रहे हैं। अभी उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट किया कि 20 अगस्त को नहीं, अब हमारा नामांकन
राज्यसभा के उपचुनाव के लिए 21 अगस्त को होगा। बस ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वो 2 साल के वाली सीट पे जा रहे हैं या 4 साल वाली सीट पे। देखिए दूसरी सीट का इसलिए मामला अटका हुआ है, दूसरी सीट का मामला अटका हुआ है। दूसरी सीट वो 2 साल वाली हो या 4 साल वाली हो, क्या वो जेडीयू के हिस्से है या भाजपा के हिस्से है, ये अभी भी मामला क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए रस्साकसी इसलिए है कि देखिए उपेंद्र कुशवाहा के नाम पे कोई इफ एंड बट नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा 20 तारीख को ही नॉमिनेशन करने वाले थे, लेकिन ऐसा चर्चा है कि आज शाम तक, देर शाम तक जो दूसरे उम्मीदवार होंगे, किस पार्टी से होंगे, जेडीयू से होंगे या बीजेपी से होंगे, संभवतः जेडीयू से ही नीतीश कुमार पे दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज देर रात तक ये क्लियर हो जाएगा कि दूसरे जो उम्मीदवार होंगे जेडीयू से होंगे या बीजेपी से होंगे। यदि बीजेपी से होंगे तो कौन होंगे, जेडीयू से होंगे तो कौन होंगे। और इसलिए एक दिन थोड़ा डिले किया गया है कि जो मेरे पास खबर है कि दोनों उम्मीदवार एक साथ नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। जो 2 सीटें खाली हुई है राज्यसभा के लिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का नाम लगभग तय है। लगभग तय मतलब कि 100% तय है, वो 21 तारीख को नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। जी, ये बात जो आप कह रहे हैं सर, अब इसी में सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार के एक मंत्री को जान का खतरा नक्सलियों की तरफ से बताया जा रहा है। मंत्री का नाम अशोक चौधरी है, जिनकी चर्चा हम अभी कर रहे थे, और कहीं कहीं पोस्टर कुछ लगे हैं, कथित तौर पर ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। क्या लगता है, बिहार में अभी भी क्या इस तरह की गतिविधियों के लिए सियासी स्पेस बचा हुआ है? क्या अभी भी 1.5 GB डेटा खर्च करने के जमाने में नौजवान क्या इस तरह की गतिविधियों की तरफ लिप्त हो रहे हैं? अशोक चौधरी एक नेता है, अशोक चौधरी एक सम्मानित नेता है। राजनीतिक तौर पर कोई उनसे ना इत्तेफाकी रखे, इत्तेफाक रखे, लेकिन बिहार की राजनीति में अशोक चौधरी का एक अपना योगदान है। इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। देखिए ये तो हम नहीं कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में खुद एनडीए के जो घटक है बीजेपी, इंपॉर्टेंट घटक है, उनके तमाम नेताओं ने नीतीश कुमार यानी सुशासन कहा जा रहा है कि नक्सलियों के द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं। चूंकि एक दूसरे चैनल की खबर है, लिहाजा हम आपको वो दिखा नहीं सकते, कैमरे पे कॉपीराइट का इशू है। इस तरह का हैंड रिटन पोस्टर लगाया गया। तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर बीजेपी ने खुद भी सवाल उठाया, तमाम बीजेपी के नेताओं ने। तो सवाल ही उठता है, देखिए एक बात तो मानना होगा कि या तो आप, जैसे आप जो वर्तमान में जो डीजीपी हैं भट्टी साहब, उसको लेकर क्लियर कर दीजिए, उनको डेपुटेशन में भेजना है तो भेज दीजिए, किसी नए डीजीपी को आप अपॉइंट कर दीजिए। देखिए ये कंफ्यूजन का स्थिति बना हुआ है, प्रशासनिक जो अमला है उसमें कंफ्यूजन का स्टेटस बना हुआ है, जिसके कारण आपके लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है प्रभावित है। आपने देखा इन कुछ दिनों पहले बेतिया या मोतिहारी में जेडीयू के एक नेता को सैलून में गोली मार दिया गया। अभी आप पटना में देखा कि सीतामढ़ी का एक दबंग कोई नेता या अपराधी या ठेकेदार था, उसको सरेआम गोली मार दिया गया। जी। तो इस प्रकार के घटना तो देखने को मिल ही रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सरकार में जिस व्यक्ति का महत्वपूर्ण रोल है, मंत्री है, यदि उसको खुलेआम थ्रेट मिल रहा है तो समझ सकते हैं कि आम लोगों की क्या स्थिति होगी। खबर ये आ रही है कि राज्यसभा के लिए एक बड़ी खबर ये आ रही है कि राज्यसभा के लिए जो दूसरा उम्मीदवार होगा, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का होगा। क्या नीतीश कुमार इस पर सहमत हो जाएंगे? देखिए बीजेपी अपने हर ढंग से नीतीश कुमार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। मैंने पहले भी कहा, क्या नीतीश कुमार दबाव में आ जाते हैं या उस राज्यसभा सीट के बदले में नीतीश कुमार फिर क्या मांग करते हैं बीजेपी से, इन चीजों को देखना होगा। यदि बीजेपी के कोटे में ये सीट जाती है तो आरके सिंह का दावा सबसे मजबूत है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि आरके सिंह को फिर से दिल्ली के राजनीति में लाया जाए। ऋषि जी, कल मेरी बात हो रही थी, जनता दल यूनाइटेड के एक अंदरूनी राजनेता से बात हो रही थी जो बेहद महत्वपूर्ण है जनता दल यूनाइटेड में। उन्होंने मुझे बताया कि अगर राज्यसभा की दूसरी सीट भारतीय जनता पार्टी को लेना है तो हमारी 2 शर्तें मान लें। मैंने पूछा क्या है आपकी 2 शर्तें? उन्होंने कहा कि देखिए ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है जिस पर हम बात कर रहे हैं। फिर मैंने उन्हें दूसरे नंबर से उनके दूसरे नंबर पर कॉल किया, जो उनका नंबर नहीं, उनके करीबी का नंबर था।
और उस पे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए दो बातें, अगर बीजेपी को राज्यसभा की दूसरी सीट चाहिए तो पहली बात कि हमारी चुनाव कराने की शर्त को माने, और 140 सीट जनता दल यूनाइटेड की होगी, हम लड़ेंगे, और 130 में एक बची हुई 103 सीटों जो विधानसभा की है उसमें भाजपा, लोजपा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, जिनको लाना है, जितनी पार्टियां वो भर ले, वो अपना लेकर के लड़े। अगर इस शर्त पे वो तैयार हो जाते हैं तो दूसरी सीट भी हम दे दें। क्या लगता है, बीजेपी अभी मान लेगी इस शर्त को? देखिए, ये लोकसभा चुनाव के दौरान भी चर्चा में था कि यदि जेडीयू बीजेपी से कम सीटों पर लड़ती है तो क्या सभा में ये संख्या क्या होगी, क्योंकि देखिए बीजेपी का ये मानना है कि बीजेपी केंद्र की राजनीति में मजबूत अपने आप को दिखाना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि बिहार में अपने बलबूते हम सत्ता में नहीं आ सकते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि जेडीयू से अधिक सीटों पर बीजेपी लड़ी, और यही एक शर्त थी कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी के तुलना में अधिक सीटों पर लड़ेगी, और बीजेपी अपने खाते से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को एडजस्ट करेंगे। उस समय मुकेश सहनी की बात नहीं थी, क्योंकि मुकेश सहनी उस समय इंडिया गठबंधन में थे। अब मुकेश सहनी आते हैं तो क्या सिचुएशन होता है, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी दूसरे जो राज्यसभा का सीट है वो अपने किसी कार्यकर्ता और नेता के लिए चाह रही थी, और इसके लिए नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा था। जी, आखिरी सवाल पर ऋषि जी हम आ रहे हैं। हमारे दर्शकों को सीधे सीधे ये बताइए कि चंपई सोरेन ने जो जेएमएम छोड़ने का ऐलान किया है, क्या इसके पीछे वाकई हेमंत सोरेन की तरफ से और जेएमएम के मौजूदा नेतृत्व की तरफ से उपेक्षा एक कारण है, या दूसरी तरफ से उनके मुख्यमंत्रित्व काल की का कुछ मामला ऐसा तो नहीं फंसा हुआ है कि वो ईडी के रडार पर आते हुए दिख रहे हो? व्यक्तिगत तौर पर तो चंपई सोरेन एक ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं, लेकिन ये कहा गया कि ट्रांसफर पोस्टिंग उनके कार्यकाल में बहुत ज्यादा हुई, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के दिन भी उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे काम आलन फालन में कथित तौर पर निपटाए। क्या माजरा है कि बीजेपी की तरफ वो झुकने पर मजबूर हो गए? ये दो तीन बातें हैं। जो चंपई सोरेन ने जो स्टेप लिया है, या पूर्व में जो जीतन राम मांझी ने स्टेप लिया था, उससे भविष्य में ऐसे नेताओं के इमर्जिंग में या ऐसे नेताओं को महत्वपूर्ण पद पे सुशोभित करने से जो पार्टी के प्रमुख नेता होंगे वो बचना चाहेंगे। जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार के साथ उन्होंने कैसा व्यवहार किया आप जानते हैं जी। और आज भी जेएमएम में शिबू सोरेन या हेमंत सोरेन सर्वोसर्वा है। आज जेएमएम को किसके नाम से जानते हैं? ठीक है, एक प्रमंडल में कोल्हान प्रमंडल है, उसमें चंपई सोरेन का अपना आधार है। 13-14 सीटें हैं। पिछले बार जेएमएम वहां बहुत बेहतरीन परफॉर्म भी की थी। यदि झारखंड के नक्शा को देखेंगे तो नीचे वाले बेल्ट को कोल्हान वाला बेल्ट कहा जाता है। लेकिन देखिए, ये इसमें बीजेपी का भी बड़ा रोल है। बीजेपी ये देख रही है कि उनके जो बड़े आदिवासी नेता रहे हैं, अर्जुन मुंडा, वो चुनाव हार गए, 1,43,000 वोट से हारे। एक उरांव साहब हैं, 1,33,000 वोट से हारे। दो बड़े आदिवासी नेता अपना सीट नहीं बचा पाए, तो क्या वो आगामी विधानसभा चुनाव में आदिवासियों का वोट दिला पाएंगे? बाबूलाल मरांडी का वो इम्पैक्ट अब तक नहीं देखने को मिला है जो पहले हुआ करता था। जी। तो बीजेपी को एक आदिवासी नेता का दरकार है जो आदिवासियों का वोट दिला पाए, और चंपई सोरेन अपने एरिया में लोकप्रिय हैं, पाक साफ नेता माने जाते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, आदिवासियों के सर्वोच्च नेता अभी भी गुरुजी हैं, यानी शिबू सोरेन है, और शिबू सोरेन के उत्तराधिकारी हेमंत सोरेन है। जैसे यादवों के नेता बिहार में लालू यादव है, नित्यानंद राय या रामकृपाल यादव, तमाम ऐसे नेता कितना भी हाथ पैर मार ले, ऑन एवरेज यादवों का वोट उधर जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि देखिए, झारखंड की राजनीति को समझिए, आदिवासी और गैर आदिवासी। तो गैर आदिवासी में बीजेपी का अभी भी ठीक ठाक पकड़ है, लेकिन आदिवासियों में बीजेपी घुसपैठ नहीं कर पा रही थी। यदि चंपई सोरेन पार्टी छोड़ते हैं तो इसका नुकसान कम या अधिक ये तो चुनाव में डिसाइड होगा, लेकिन नुकसान जेएमएम को उठाना होगा, खासकर उस कोल्हान बेल्ट में। तो इसका भरपाई हेमंत सोरेन कैसे करते हैं? और हेमंत सोरेन तो पिता के बाद सबसे सम्मान किसी व्यक्ति को करते थे तो ये चंपई सोरेन के।
जहां तक मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात है तो विधायकों का दबाव था, प्लस अलायंस पार्टनर का दबाव था, कांग्रेस का दबाव था, और कांग्रेस का इतना दबाव था कि सोनिया गांधी ने हेमंत सोरेन को दिल्ली बुला के उन्होंने तुरंत आनंद फानन में बात की जब वो बेल से बाहर आए, क्योंकि कांग्रेस को ये भनक था कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस झारखंड में कर सकती है। तो कोई व्यक्ति अपने पार्टी को बचाएगा कि नहीं बचाएगा? नहीं, सही कह रहे हैं आप ऋषि जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। और ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाली जो बात आप कह रहे हैं वो हो सकता है, लेकिन बड़ा कारण ये है कि चंपई सोरेन जो है विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बना रहना चाहते थे, और कोई व्यक्ति यदि आप मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़ते हैं और पार्टी जीतती है तो और दबाव बनता है हेमंत सोरेन में कि इनके लीडरशिप में चुनाव लड़ा, आप इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाइए। जी, यही तो दबाव था जिस वजह से जीतन राम मांझी को भी नीतीश कुमार ने हटाने का फैसला लिया कि अगर जीतन राम मांझी के चेहरे पर जीत मिलेगी तो दिक्कत हो सकती है। मैं एक बात करके खत्म करूंगा, आपका 10 सेकंड लूंगा। रंजन यादव से लेके जीतन राम मांझी तमाम ऐसे नेताओं को कम से कम इस बात को समझना चाहिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही आप पैर फैलाइए। यदि सम्मान पूर्वक आपके सम्मान में किसी व्यक्ति ने डिसीजन लिया, आपको मुख्यमंत्री का पद दिया, तो इस चीज को समझना चाहिए। ये नहीं कि आपको मुख्यमंत्री का पद दिया तो आप सर्वोच्च नेता हो गए। हाँ, मैं मानता हूँ एक एरिया में उसका प्रभाव है। जी ऋषि मिश्रा जी, सियासत ऐसे किस्से कहानियों से भरी हुई है। आपको याद होगा कि 2004 में जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मना किया था, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यूपीए लेफ्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी एक बनी थी, आपको याद होगा, और लेफ्ट फ्रंट के सर्वोच्च नेता हरकिशन सिंह सुरजीत के पास 3 नामों का एक पैनल भेजा गया कि आप लोग किसके नाम का समर्थन करेंगे, अर्जुन सिंह, प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह। तो प्रकाश करात उस वक्त बहुत ताकतवर थे। प्रकाश करात को लगा, और उनकी लॉबी जो थी पोलित ब्यूरो में ताकतवर थी, उनको लगा कि मनमोहन सिंह जनाधार विहीन आदमी है, राजनीतिक नहीं है, यही ठीक रहेंगे। मनमोहन सिंह के नाम का लेफ्ट पार्टी ने कहा कि नहीं, इनको बनाइए, ठीक है। सोनिया गांधी ने मान लिया। वो भी अंदर से चाहती थी कि मनमोहन सिंह ही बने, लेकिन लोकतांत्रिक दिखने के लिए 3 नाम भेजे गए थे, लेफ्ट फ्रंट ने मुहर लगा दी। संयोग देखिए कि 3-4 साल बीतते बीतते प्रकाश करात से ही मनमोहन सिंह की ठनी, और करात वर्सेस परमाणु करार हो गया। लेफ्ट और यूपीए के रास्ता की राहें जुदा हो गई। सरकार गिरते गिरते अमर सिंह और मुलायम सिंह ने बचाई। टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी अखबार की हेडिंग, मुझे याद नहीं आ रही अखबार कौन सा था, फर्स्ट पेज पर उस अंग्रेजी अखबार में लिखा हुआ था, जब सपा ने समर्थन देकर सरकार बचा ली, यूपीए अमर रहे। अमर रहे का मतलब समझ रहे हैं ना, अमर सिंह का योगदान को, कि यूपीए अमर रहे। तो करात ने जिनके नाम पर सहमति जताई, करात से झंझट उन्हीं का हुआ। जीतन राम मांझी को जिन्होंने बनाया, झंझट उन्हीं से हुआ। नरेंद्र मोदी को जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, हाँ, नरेंद्र मोदी को आडवाणी जी ने मुख्यमंत्री बनाया, क्या हुआ आडवाणी जी के साथ? तो ये सारे उदाहरण देखने के बाद भाई अब चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन रहने देते, ये कोई नहीं जानता। और अशोक चौधरी जिस प्रकार से चालीसा के रूप में किताब लिख रहे हैं, उस किताब के सहारे वो कौन सी राजनीति करना चाहते हैं? कम से कम पिछले 50-55 साल से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय और ऐसे ढेरों किताब लिखने वाले लेखक को देख चुके और देखते रहे पके पकाए राजनेता नीतीश कुमार, जो महादलित बस्ती में भी जाकर महादलित से झंडा फहरवाते हैं 15 अगस्त को, और कहते हैं अरे भाई आपका तो हमसे ज्यादा उम्र होगा। फिर वो बोलता है नहीं, आपसे 5 साल कम है, हम 69 है, तो बोलते हैं हम तो 74 है, आपसे ज्यादा फिट है, फिट रहिए, खेलिए कूदिए। तो सवाल यह है कि कहने का मतलब यह है कि 74 साल ये संदेश जो वो दे रहे थे, वो सिर्फ एक महादलित बुजुर्ग को नहीं दे रहे थे, बल्कि वो संदेश नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में जो बहुत लोग उड़ रहे हैं उन सब को दे रहे थे कि सब चीजों पर नजर है, कौन किस मकसद से चापलूसी कर रहा है, कौन किस मकसद से किताब लिख रहा है, कौन किस मकसद से राज्यसभा जाना चाहता है, और कौन किस मकसद से सियासत में नीतीश कुमार जैसे तपे तपाए पॉलिटिशियन को लालू यादव की तरह से साइकोफेंसी करके इस्तेमाल करना चाहता है। लालू यादव थोड़े भोले स्वभाव के माने भी जाते हैं कि साफ दिल के आदमी है, कोई आदमी अगर जिद ठान के बैठ जाए तो झुक जाते हैं। नीतीश कुमार में ये बात नहीं है। तो आने वाले वक्त में नीतीश कुमार क्या करेंगे, और हाँ, क्या वाकई राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की इच्छा के अनुरूप नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को किनारे लगाना शुरू कर दिया है?
इस बात का जवाब अगले कुछ दिनों में मिल जाएगा कि खेल किस दिशा में जा रहा है। तो देखते रहिए उस खेल को, और उस खेल में अभी बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होना बाकी है। जो लोग सोच रहे हैं उसके ठीक उलट चीजें कभी भी जाती हुई दिखाई दे सकती है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि मिश्रा जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।